हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल परफॉर्मिंग thermodynamics experiment, a student made the following observations: HCl plus NaOH giving NaCl plus H2O, delta H equal to minus 57.3 kilojoules per mole, and CH3COOH plus NaOH giving CH3COONA plus H2O, delta H is equal to minus 55.3 kilojoules per mole. The enthalpy of ionization of acetic acid as calculated by the student is, आंसर kilojoules per mole में करना है और नियरेस्ट इंटीजर पर करना है। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया गया है HCl और NaOH के बीच, जिसका डेल्टा H गिवन है -57.3 किलोजूल्स पर मोल। एक और रिएक्शन भी दिया गया है वीक एसिड, एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के बीच, और इस रिएक्शन का डेल्टा H है -55.3 किलोजूल्स पर मोल। आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। पहली रिएक्शन है HCl plus NaOH गिविंग NaCl plus H2O, और इस रिएक्शन का डेल्टा H है -57.3 किलोजूल्स पर मोल। यहाँ पर जो एसिड है HCl वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो बेस है NaOH वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में जाने पर ये दोनों ही HCl और NaOH कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे आयंस की फॉर्म में। मींस अगर हम आयनिक रिएक्शन लिखें तो H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस गिविंग Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O होगा। यहाँ पर जो दोनों तरफ कॉमन आयंस हैं, अगर उन्हें कैंसल आउट कर दिया जाए तो जो नेट रिएक्शन है वो मिलेगी H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O, और इस रिएक्शन का डेल्टा H हुआ -57.3 किलोजूल्स पर मोल। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं CH3COOH plus NaOH गिविंग CH3COONA plus H2O, और इसका डेल्टा H गिवन है -55.3 किलोजूल्स पर मोल। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, जबकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH सॉल्यूशन में जाकर कंप्लीटली आयनाइज होगा, जबकि एसिटिक एसिड कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। तो एक एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन पर जो हीट रिलीज होती है उसमें से कुछ हीट यूज हो जाएगी वीक एसिड एसिटिक एसिड को आयनाइज करने के लिए। तो जो ये रिएक्शन नंबर 2 है, ये दो स्टेप्स में आगे बढ़ेगा। एक स्टेप में एसिटिक एसिड आयनाइज होगा CH3COOH गिविंग CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और इस प्रोसेस में लगने वाली हीट को हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा H3 से, जो कि होगी डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये जो एसिटेट और H प्लस आयंस हैं, ये रिएक्ट करेंगे सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस आयंस के साथ CH3COO माइनस प्लस H प्लस प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस गिविंग CH3COO माइनस प्लस Na प्लस प्लस H2O। यहाँ पर भी कॉमन आयंस हम कैंसल आउट कर देते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन होगी H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O, और इस रिएक्शन के लिए तो डेल्टा H वही होगा जो रिएक्शन नंबर 1 का डेल्टा H है। मींस डेल्टा H1 will be equal to -57.3 किलोजूल्स पर मोल। जो एसिटिक एसिड और NaOH के बीच की रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी है डेल्टा H2। तो हमने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H1। जो सेकेंड रिएक्शन है एसिटिक एसिड और NaOH की, ये दो स्टेप्स में होगी। पहले स्टेप में एसिटिक एसिड हो जाएगा आयनाइज, और दूसरे स्टेप में आयनाइज्ड एसिटिक एसिड आयनाइज्ड NaOH के साथ रिएक्ट होगा। इसका मतलब डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H1।
यहाँ पर डेल्टा H3 हमने लिया है डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H3 एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। अब अगर हम डेल्टा H2 और डेल्टा H1 की वैल्यूज पुट कर दें तो हमें डेल्टा H आयनाइजेशन की वैल्यू मिल जाएगी 2 किलो जूल्स पर मोल। अभी हमने किया इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझते हुए, लेकिन एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए आप शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस शॉर्टकट ट्रिक को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं ये क्विक टिप। अगर हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के लिए डेल्टा H कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें से एसिड वीक एसिड है या बेस वीक बेस है या एसिड और बेस दोनों ही वीक हैं, तो हम जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा H आयनाइजेशन प्लस डेल्टा H ऑफ H प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ पर डेल्टा H ऑफ H प्लस प्लस OH माइनस होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी वैल्यू हमेशा होगी -57.3 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा H आयनाइजेशन होगा वीक एसिड या वीक बेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस क्वेश्चन में क्योंकि डेल्टा H आयनाइजेशन कैलकुलेट करना है आपको एसिटिक एसिड का, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन गिवन है, डेल्टा H ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी गिवन है। सिंपली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट द आंसर 2 किलो जूल्स पर मोल। तो वीक एसिड या वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप सीधे सीधे ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होगा फटाफट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। At 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure, the enthalpy of combustion of benzene and acetylene are -3268 kilojoules per mole and -1300 kilojoules per mole respectively. The change in enthalpy for the reaction 3C2H2 gas giving C6H6 liquid is 4 ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट आंसर बताना है। आपको बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन गिवन है -3268 किलो जूल्स पर मोल और एसिटाइलिन की हीट ऑफ कंबशन भी गिवन है -1300 किलो जूल्स पर मोल। और एक रिएक्शन है 3C2H2 गैस गिविंग C6H6 लिक्विड, जिसके लिए एंथैल्पी फॉर रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो जो गिवन है पहले वो डेटा नोट कर लेते हैं। बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, तो बेंजीन का कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं। C6H6 liquid plus 15 divided by 2 O2 gas giving 6 CO2 gas plus 3H2O gas। और इस रिएक्शन की डेल्टा H को हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा H1 से, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -3268 किलो जूल्स पर मोल। एसिटाइलिन की हीट ऑफ कंबशन भी गिवन है। एसिटाइलिन के लिए कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं C2H2 गैस प्लस 5/2 O2 गैस गिविंग 2 CO2 गैस प्लस H2O गैस। और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है -1300 किलो जूल्स पर मोल, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा H2 से। जिस रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है वो लिख लेते हैं 3C2H2 गैस गिविंग C6H6 लिक्विड, और इसके एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा H3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का यूज करेंगे और फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि अगर सेकंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। इसलिए डेल्टा H3 विल बी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। डेल्टा H2 और डेल्टा H1 की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर मिल जाएगा -632 किलो जूल्स पर मोल। चारों ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड डिटेल्ड डिस्कशन, लेकिन
इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो लिखते हैं 3C2H2 गैस गिविंग यू C6H6 लिक्विड। जब आपको किसी रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनकी हीट ऑफ कंबशंस, एंथैल्पी ऑफ कंबशंस आपको गिवन हो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ध्यान रखें, जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशंस या हीट ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, पर जब आप हीट ऑफ कंबशन यूज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। बस इस फॉर्मूले के बेस पर अगर हम देखें तो हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, पुट करें, you will directly get the answer -632 kilojoules per mole. That is C option will be the correct answer. तो एग्जाम में समय बचाने के लिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मिथेनॉल दैट इज CH3OH liquid plus 3/2 O2 gas giving CO2 gas plus 2H2O liquid. The amount of heat produced as measured by bomb calorimeter is 726 kilojoules per mole at 27 degrees Celsius. The enthalpy of combustion for the reaction is minus x kilojoules per mole. Where x is आंसर करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। r की वैल्यू गिवन है 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक रिएक्शन गिवन है CH3OH लिक्विड के कंप्लीट कंबशन के लिए। ये रिएक्शन की गई है बॉम्ब कैलोरीमीटर में और वहां पर जो हीट प्रोड्यूस हुई वो है 726 किलो जूल्स पर मोल 27 डिग्री सेल्सियस पर। और इस डेटा का इस्तेमाल करके आपको कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। CH3OH liquid plus 3/2 O2 gas giving CO2 gas plus 2H2O liquid. बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम कहते हैं डेल्टा U। इसका मतलब क्वेश्चन में जो हीट गिवन है 726 किलो जूल्स पर मोल वो डेल्टा U की वैल्यू है और कंबशन में क्योंकि हीट लिबरेट होगी तो इस 726 किलो जूल्स पर मोल का साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी -726 किलो जूल्स पर मोल। और इस एक्सप्रेशन में डेल्टा एन जी है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। तो अगर हम इक्वेशन को देखें तो प्रोडक्ट साइड में 1 मोल है गैस का कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि रिएक्टेंट साइड में 3/2 मोल्स हैं गैस के ऑक्सीजन के। इसलिए डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3/2 दैट इज -1/2। अब इस एक्सप्रेशन में सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा यू है -726 किलो जूल्स पर मोल, डेल्टा एन जी की वैल्यू -1/2, आर 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल। पर क्योंकि हमने डेल्टा यू किलो जूल्स में यूज किया है इसलिए आर को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 300। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -727 किलो जूल्स per mole. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A. The reduction of a metal oxide is easier if the metal formed is in liquid state than solid state. Reason R. The value of delta G naught becomes more on negative side as entropy is higher in liquid state than solid state.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. ऑप्शंस देखने से पहले हम assertion और reason को एक बार समझ लेते हैं। असर्शन ए में आपसे कहा गया है कि किसी मेटल ऑक्साइड के लिए रिडक्शन ज्यादा आसान होता है अगर जो मेटल बना है वो लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में नहीं। तो ये तो एक करेक्ट स्टेटमेंट हुई। तो उसका रीजन क्या है? एक्चुअली किसी भी केमिकल प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये जरूरी होता है कि उसका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो और डेल्टा जी लेस देन 0 हो। और डेल्टा जी का फॉर्मूला होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखें तो आप ये देख सकेंगे कि डेल्टा एस की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती चली जाएगी, डेल्टा जी उतना ही ज्यादा निगेटिव होता चला जाएगा और वो प्रोसेस उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट की एंट्रोपी ज्यादा होती है, डेल्टा एस ज्यादा होती है, क्योंकि एंट्रोपी तो रैंडमनेस का मेजर है और लिक्विड स्टेट में रैंडमनेस ज्यादा है सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। तो रीजन इसका यही होता है कि डेल्टा एस ज्यादा होती है लिक्विड स्टेट में और जिसकी वजह से डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होती चली जाती है। अब हम इसका रीजन देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट बिकम्स मोर ऑन नेगेटिव साइड एज एंट्रोपी इज हायर इन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट। तो ये एक करेक्ट रीजन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन ए और रीजन आर दोनों ही करेक्ट हैं और हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज इजियर द मेटल इज फॉर्म्ड इन द लिक्विड स्टेट at the temperature of reduction because the entropy is higher if the metal is in liquid state. तो इसका मतलब ये हुआ कि assertion A करेक्ट है, रीजन R भी करेक्ट है और जो रीजन दिया गया है R वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion A के लिए। तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको एक टेबल दिया गया है और आपसे कहा गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो हम एक एक करके सभी पार्ट्स देख लेते हैं। लिस्ट 1 में पार्ट ए में कहा गया है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अगर हम लिस्ट 2 देखें तो अभी हमने बात की पिछले क्वेश्चन में कि डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए प्रोसेस मैच होगा डेल्टा जी लेस देन 0 से। पार्ट बी देखते हैं। प्रोसेस विद डेल्टा पी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब लिस्ट 2 को चेक करें तो यस, डेल्टा पी इक्वल टू 0 मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वो प्रोसेस कहलाता है आइसोबारिक प्रोसेस, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो मींस डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो तो प्रोसेस कहलाता है isothermal process. Iso means same, बारिक represents pressure and thermal represents temperature. तो B को लिंक करेंगे थर्ड पार्ट से। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डेल्टा H रिएक्शन। डेल्टा H रिएक्शन के लिए यस, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। जब भी हम बॉन्ड एनर्जीज यूज करके किसी रिएक्शन का डेल्टा H कैलकुलेट करते हैं तो हम यूज करते हैं सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसलिए सी पार्ट मैच होगा फोर्थ पार्ट के साथ। डी पार्ट देखते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि हीट लिबरेट हो रही है और जब हीट लिबरेट होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मींस डी पार्ट मैच होगा फर्स्ट पार्ट से। आपसे ये कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये जो आपने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के सभी पार्ट्स को मैच किया गया है उसके बेस पर 4 ऑप्शंस हैं। देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन आर एज गिवन बिलो। टेबल दिया गया है, टेबल में एंथैल्पीज गिवन है किलो जूल पर मोल में हाइड्रोजन की, कार्बन ग्रेफाइट की और इथेन C2H6 गैस की। और आपसे पूछा गया है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज। 4 ऑप्शंस हैं
करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले इथेन के फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। 2 कार्बन प्लस 3H2 यू विल गेट C2H6। जब आपको किसी रिएक्शन में यूज्ड सभी सब्सटेंसेस की एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन हो और आपको डेल्टा H रिएक्शन कैलकुलेट करना हो, तो आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बात ध्यान रखें कि यहाँ आपको रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करना है। जब हम हीट ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं तब प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते हैं, पर हीट ऑफ कंबशन यूज करते समय रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्टकट मेथड है। अगर आप इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप वीडियो नंबर 75 पर जा सकते हैं। यहाँ आपको आई बटन पर ये वीडियो दिखाई दे जाएगा। तो बस सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 2 into heat of combustion of carbon plus 3 into heat of combustion of hydrogen minus heat of combustion of ethane। सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -86.0 किलो जूल्स पर मोल। सभी ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following, the number of state variables is, आपको 4 वेरिएबल्स दिए गए हैं। स्टेट वेरिएबल कौन सा होगा बताना है। अब दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं, और जो पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं लाइक हीट एंड वर्क, वो नॉन स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ हीट एक पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि नॉन स्टेट फंक्शन होगा, और बाकी तीनों इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और एंथैल्पी स्टेट वेरिएबल्स होंगे। सो योर आंसर इज 3। 3 वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। अब आपको 4 रिलेशनशिप्स दी गई हैं। इनकरेक्ट रिलेशनशिप बतानी है। तो पहली रिलेशनशिप देखें अगर, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी कहा गया है, जबकि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो पहली रिलेशनशिप ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बात तो आपको पता है कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी देखते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बाय डेफिनेशन ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक है, ऑप्शन ए। गैस with molar mass 280 grams per mole was burnt in excess oxygen in constant volume calorimeter, and during combustion the temperature of calorimeter increased from 298 Kelvin to 298.45 Kelvin. If the heat capacity of calorimeter is 2.5 kilojoules per Kelvin, the enthalpy of combustion of gas is 9 kilojoules per mole. Then amount of gas burnt is, ग्राम्स में आंसर करना है, नियरेस्ट इंटीजर पर करना है। जो गैस बर्न हो रही है उसका मास हम एज्यूम कर लेते हैं x ग्राम्स, क्योंकि गैस का मोलर मास गिवन है 280 ग्राम्स पर मोल्स, इसलिए टोटल मोल्स ऑफ गैस बर्न हो जाएंगे x डिवाइडेड बाय 280। क्योंकि हीट कैपेसिटी गिवन है 2.5 किलो जूल्स पर केल्विन, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 298 केल्विन से 298.45 केल्विन पर, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 0.45 केल्विन, और हीट कैपेसिटी गिवन है 2.5 किलो जूल्स पर केल्विन। इसलिए टोटल हीट रिलीज्ड will be equal to heat capacity multiplied by change in temperature, that is 2.5 multiplied by 0.45 kilojoules, and that will be equal to 1.125 kilojoules. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हीट रिलीज्ड बाय 1 मोल।
तो ये 1.125 किलो जूल्स जो हीट आया था उसको डिवाइड करेंगे x बाय 280 से। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट रिलीज हुई वो हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पर, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है उसको कहते हैं डेल्टा यू। इट मींस दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। एक्सप्रेशन यूज करेंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पर गैस बर्न हो रही है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को अगर जीरो एज्यूम कर लें तो डेल्टा एच और डेल्टा यू लगभग बराबर होंगे, तो ये वैल्यू डेल्टा एच के बराबर भी होगी, और डेल्टा एच गिवन है क्वेश्चन में 9 किलो जूल्स पर मोल। तो इस वैल्यू को 9 के इक्वल रख देते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी विच इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.4 grams coal is burnt in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure. The temperature of the calorimeter rises from 298 Kelvin to 300 Kelvin. The enthalpy change during the combustion of coal is minus x kilojoules per mole. The value of x is, आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर is 20 kilojoules per Kelvin and assume coal to be pure carbon. अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा T होता है, जहां C है हीट कैपेसिटी जो कि गिवन है क्वेश्चन में 20 किलोजूल्स पर केल्विन, और टेम्परेचर क्योंकि 298 केल्विन से 300 केल्विन पर जा रहा है इसलिए डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी 2। वैल्यूज पुट करें तो हीट चेंज आ जाएगा 40 किलोजूल्स। ये जो 40 किलोजूल्स हीट है ये 2.4 ग्राम्स कोल को बर्न करने पर मिल रही है। तो 1 मोल कार्बन से जो हीट रिलीज होगी वो होगी 40 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 12। दिस विल बी इक्वल टू 200 किलोजूल्स पर मोल। क्योंकि ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये कंबशन एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, तो हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज डेल्टा यू। तो ये जो वैल्यू आई ये होगी डेल्टा यू, और क्योंकि ये हीट रिलीज्ड है इसलिए इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। इक्वेशन लिख लेते हैं। कोल यानी कार्बन के कंबशन के लिए C प्लस O2 गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्सप्रेशन यूज होगी डेल्टा H कैलकुलेट करने के लिए वो होगी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N जी आर टी। डेल्टा N G है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। यहाँ अगर हम इक्वेशन में देखें तो 1 मोल गैस है प्रोडक्ट्स में और 1 ही मोल गैस है रिएक्टेंट्स में, तो डेल्टा N गैस हो जाएगा 1 minus 1 equal to 0. It means delta H will be equal to delta U. So delta H will be equal to minus 200 kilojoules. ये वैल्यू minus x kilojoules के बराबर है और आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 200. For combustion of 1 mole of magnesium in an open container at 300 Kelvin and 1 bar pressure, delta H naught combustion equal to minus 601.70 kilojoules per mole. The magnitude of change in internal energy for the reaction is, किलोजूल में आंसर करना है, नियरेस्ट इंटीजर पर करना है। R की वैल्यू गिवन है 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल। इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में मैग्नीशियम के कंबशन की बात की गई है, तो मैग्नीशियम के कंबशन के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 गिविंग यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को रिलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज होगी वो है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस आर टी। यहाँ पर डेल्टा N G है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस इन द रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, प्रोडक्ट साइड में गैस का कोई भी मोल नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में हाफ मोल है ऑक्सीजन का, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 1/2, दैट इज माइनस 1/2। अब इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है माइनस 601.70 किलो जूल्स पर मोल,
डेल्टा एन जी की वैल्यू है -1/2। आर की वैल्यू 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल, पर क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू हमने किलो जूल्स में ली है, इसलिए आर की वैल्यू को भी किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी -600 किलो जूल्स। क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, इसलिए मैग्नीट्यूड होगा 600 किलो जूल्स। नेक्स्ट, अ फिश स्विमिंग इन वाटर बॉडी व्हेन टेकन आउट from the water body is covered with a film of water of weight 36 grams. When it is subjected to cooking at 100 degrees Celsius, then the internal energy for vaporization in kilojoules per mole is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर करना है। Assume steam to be an ideal gas. Given delta H naught vaporization for water at 373 Kelvin and 1 bar is 41.1 kilojoules per mole and R equal to 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और मास गिवन है 36 ग्राम्स। 36 ग्राम्स वाटर को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मोल्स आएगा। यहाँ पर भी रिलेशनशिप डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच यूज करेंगे तो एक्सप्रेशन वही यूज होगी जो पिछले क्वेश्चन में यूज की। डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि प्रोडक्ट में 1 मोल है गैस का, जबकि रिएक्टेंट की तरफ 1 भी मोल गैस का नहीं है। डेल्टा यू वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू गिवन है 41.1 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा एन जी की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल, पर क्योंकि डेल्टा एच हमने किलो जूल्स में यूज की है, इसलिए आर को भी किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। टी की वैल्यू गिवन है 373 केल्विन। यहाँ पर जो मास गिवन है वाटर का 36 ग्राम्स, उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हम सभी वैल्यूज पर मोल में कैलकुलेट कर रहे हैं, मींस 1 मोल के लिए। अब ये सभी कुछ कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर मिलेगा 38 किलो जूल्स per mole. The standard entropy change for the reaction 4Fe plus 3O2 giving you 2Fe2O3 is -550 joules per Kelvin at 298 Kelvin. Given the standard enthalpy change for the reaction is -165 kilojoules per mole. The temperature in Kelvin at which the reaction attains equilibrium is, आंसर करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। यहां आपको एक रिएक्शन दिया गया है, उसका स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज गिवन है -550 जूल्स पर केल्विन 298 केल्विन पर, और साथ ही साथ इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी गिवन है -165 किलो जूल्स पर मोल। अब आपको वो टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आएगा। इक्विलिब्रियम के लिए थर्मोडायनेमिक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर देते हैं, टी कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर होगा 300 केल्विन। आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The standard free energy change delta G naught for 50% dissociation of N2O4 into NO2 at 27 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure is -x joules per mole. The value of x is, आंसर करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। R की वैल्यू गिवन है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल और log 1.33 की वैल्यू गिवन है 0.1239। नेचुरल लॉग 10 भी गिवन है 2.3। यहां आपसे कहा जा रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर अगर N2O4 डिसोसिएट होता है और वो 50% डिसोसिएट होता है NO2 में, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है।
जबकि R की वैल्यू गिवन है। तो अब जब डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है, मींस 100% से कम डिसोसिएशन होता है, तो वो डिसोसिएशन रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसा एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख लेते हैं N2O4 के लिए। N2O4 विल बी इन इक्विलिब्रियम विद डिसोसिएटेड NO2 और उसके लिए रिएक्शन हो जाएगा ये। इनिशियली जब हम रिएक्शन जस्ट शुरू कर रहे हैं टाइम इक्वल टू 0 पर, अगर हमने N2O4 का 1 मोल लिया है, NO2 के उस समय पर 0 मोल्स होंगे। और जिस समय पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, अगर 50% डिसोसिएशन हो रहा है N2O4 का, तो यहां पर 1 का 50% मींस 0.5 मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। और क्योंकि NO2 का कोफिशिएंट है 2, इसलिए NO2 के 2 इंटू 0.5 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इक्विलिब्रियम पर N2O4 के मोल्स प्रेजेंट होंगे 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5 और NO2 के मोल्स जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे 2 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.0। टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर हो जाएंगे 0.5 प्लस 1 इक्वल टू 1.5। क्वेश्चन में आपको टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कहा गया है। किसी गैस के पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। यहां पर N2O4 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.5 मोल्स डिवाइडेड बाय 1.5 मोल्स और टोटल प्रेशर है 1, इसलिए पार्शियल प्रेशर N2O4 का हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1 इक्वल टू 0.33 एटमॉस्फेयर्स। इसी तरीके से NO2 के लिए NO2 के मोल्स हैं 1 और टोटल मोल्स हैं 1.5, इसलिए मोल फ्रैक्शन NO2 का हुआ 1 डिवाइडेड बाय 1.5 और टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो पार्शियल प्रेशर NO2 का हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1 इक्वल टू 0.66 एटमॉस्फेयर्स। अब Kp कैलकुलेट करें इस रिएक्शन के लिए, तो उसके लिए एक्सप्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 आपने कैलकुलेट किया है 0.66 और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 भी आपने कैलकुलेट किया है 0.33। वैल्यूज पुट करते हैं, Kp की वैल्यू आ जाएगी 1.33। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग इनटू Kp। नेचुरल लॉग को बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस जो केल्विन में हो जाएगा 300 केल्विन। नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। Kp की वैल्यू है 1.33 और लॉग 1.33 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। सभी वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -710 जूल्स पर मोल। ये वैल्यू -x के बराबर है और क्वेश्चन में आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 710। When 600 ml of 0.2 molar HNO3 is mixed with 400 ml of 0.1 molar NaOH solution in a flask, the rise in temperature of the flask is 10 to the power -2 डिग्री सेल्सियस की टर्म्स में आंसर देना है। Enthalpy of neutralization is equal to 57 kilojoules per mole and specific heat of water is equal to 4.2 joules per Kelvin per gram. Neglect heat capacity of the flask. अब इस क्वेश्चन में आपको दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं। एक सॉल्यूशन है HNO3 का जो 600 ml है और 0.2 मोलर है। दूसरा सॉल्यूशन NaOH का है जो 400 ml है और 0.1 मोलर है। इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया तो उसके बाद जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो आपसे पूछा गया है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है 57 किलोजूल्स पर मोल और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन है 4.2 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम।
अगर आपको सॉल्यूशन गिवन हो तो मिलीमोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, तो आपको मिल जाएगा मिलीमोल्स। तो पहले देख लेते हैं HNO3 के मिलीमोल्स। HNO3 के 600 ml गिवन है, 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, इसलिए 600 इंटू 0.2 HNO3 के मिलीमोल्स हो जाएंगे 120। इसी तरीके से NaOH के मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 400 ml सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर है, तो 400 इंटू 0.1 NaOH के मिलीमोल्स मिल जाएंगे 40। HNO3 और NaOH का रिएक्शन लिख लेते हैं। जब हम रिएक्शन बिल्कुल शुरू करेंगे टाइम इक्वल टू 0 पर, तो HNO3 के मिलीमोल्स दिए गए हैं 120 और NaOH के मिलीमोल्स दिए गए हैं 40। यहाँ पर HNO3 और NaOH दोनों के कोफिशिएंट्स 1 हैं, इसलिए दोनों के बराबर मोल्स ही रिएक्ट होंगे। तो NaOH के मिलीमोल्स कम है, NaOH हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वजह से 40 मिलीमोल्स NaOH के रिएक्ट होंगे और 40 मिलीमोल्स ही HNO3 के भी रिएक्ट होंगे। तो रिएक्शन के कंप्लीशन पर HNO3 के 120 में से 40 मिलीमोल्स रिएक्ट हो जाएंगे, 80 बचेंगे, और NaOH के 40 में से पूरे 40 मिलीमोल्स रिएक्ट हो जाएंगे और 0 मिलीमोल्स बचेंगे। तो इसका मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ HNO3 और NaOH के बीच, उसमें HNO3 और NaOH दोनों के 40-40 मिलीमोल्स रिएक्ट हुए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको गिवन है 57 किलो जूल्स पर मोल। तो जब एक मोल HNO3 और NaOH न्यूट्रलाइज होंगे तो हीट लिबरेट होगी 57 किलो जूल्स, मीन्स 57 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स। पर यहाँ पर क्योंकि 40 मिलीमोल्स ही रिएक्ट हुए हैं, तो 40 मिलीमोल्स के लिए हीट लिबरेटेड कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 40 मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। तो मोल्स इनटू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको मिल जाएगी इस रिएक्शन में हीट लिबरेटेड। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम HNO3 और NaOH का जितना वॉल्यूम लिया गया था वही रहेगा, मींस 600 ml प्लस 400 ml which will be equal to 1000 ml। HNO3 और NaOH के रिएक्शन से बनेगा वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम्स पर ml। अब आपको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1000 ग्राम्स। स्क्रीन पर जगह नहीं बची है, इसलिए आगे जिन वैल्यूज की जरूरत नहीं है उनको रब कर देते हैं। हीट गेन्ड बाय सॉल्यूशन होगी मास इनटू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। मास आपने कैलकुलेट कर लिया है सॉल्यूशन का। हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है 4.2 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 इंटू डेल्टा टी। हीट लॉस्ट या हीट लिबरेटेड विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड। हीट लिबरेटेड हमने यहाँ कैलकुलेट की थी और हीट गेन हमने यहाँ कैलकुलेट की है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और वो मिलेगी 54 इंटू 10 टू द पावर -2 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर -2 की टर्म्स में देना है, इसलिए आंसर होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 grams of ammonia completely vaporizes at -33.42 degrees Celsius and 1 bar pressure, and the enthalpy change in the process is 23.4 kilojoules per mole. The enthalpy change for the vaporization of 85 grams of ammonia under the same conditions is kilojoules में आंसर देना है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 17 ग्राम्स अमोनिया जब वेपराइज होगा तो एंथैल्पी चेंज होगी 23.4 किलोजूल्स पर मोल, और आपसे 85 ग्राम्स अमोनिया के लिए सेम कंडीशंस में एंथैल्पी चेंज पूछा गया है किलोजूल्स में। मोलर मास अमोनिया का आपको पता ही है 17 होता है,
तो 85 ग्राम्स अमोनिया में मोल्स हो जाएंगे 85 डिवाइडेड बाय 17, दैट इज 5। तो एंथैल्पी फॉर 1 मोल 23.4 किलो जूल्स है। तो एंथैल्पी फॉर 5 मोल्स हो जाएगी 5 इंटू 23.4 किलो जूल्स, दैट इज 117 किलो जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For the reaction H2F2 giving you H2 plus F2, delta U equal to minus 59.6 kilojoules per mole at 27 degrees Celsius. The enthalpy change for the above reaction is minus kilojoules per mole की टर्म्स में आंसर देना है। R की वैल्यू गिवन है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन गिवन है और उसका डेल्टा यू भी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस पर। आपसे एंथैल्पी चेंज पूछा गया है। जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन गिवन है H2F2 गिविंग यू H2 प्लस F2 और उसके बाद डेल्टा U की वैल्यू गिवन है 59.6 किलो जूल्स पर मोल 27 डिग्री सेल्सियस पर। ये डेटा यूज करके हमें डेल्टा H कैलकुलेट करना है। डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशनशिप होती है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G R T। यहाँ पर डेल्टा N G है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस इन द रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन देखें तो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स हैं गैस के H2 एंड F2, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ एक ही मोल है गैस का H2F2। इसलिए डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इस एक्सप्रेशन में सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा U की वैल्यू है माइनस 59.6 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा Ng की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 1। क्योंकि हमने डेल्टा U की वैल्यू किलो जूल्स में ली है इसलिए R को भी किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस जो कि केल्विन में हो जाएगा 300। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी माइनस 57.1 किलो जूल्स पर मोल। 2.2 grams of nitrous oxide N2O gas is cooled at a constant pressure of 1 atmosphere from 310 Kelvin to 270 Kelvin, causing the compression of the gas from 217.1 ml to 167.75 ml. The change in internal energy of the process delta U is minus x joules. The value of x is आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एटॉमिक मास सभी एलिमेंट्स के गिवन है। मोलर हीट कैपेसिटी N2O की गिवन है 100 जूल्स पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर 2.2 ग्राम्स नाइट्रस ऑक्साइड को ठंडा किया गया है 310 केल्विन से 270 केल्विन पर एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर जो कि 1 एटमॉस्फेयर है। और ऐसा करते हुए गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, मींस कंप्रेशन हो जाता है 217.1 ml से 167.75 ml। इस पूरे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना है आपको। अब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा U कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, Q भी और W भी। क्योंकि बात हम कांस्टेंट प्रेशर की कर रहे हैं इसलिए Q कैलकुलेट कर लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर और Q का फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T। अगर Q कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो NCP डेल्टा T हो जाएगा। यहाँ पर Cp है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर और N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। टेम्परेचर 310 केल्विन से 270 केल्विन पर जा रहा है। इसका मतलब डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी
T2 minus T1, that is 270 Kelvin minus 310 Kelvin equal to minus 40 Kelvin. QP के फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे. मास है गैस का 2.2 और मोलर मास है 44. Cp गिवन है 100 जूल्स पर केल्विन पर मोल और डेल्टा T हमने अभी कैलकुलेट किया -40. सभी वैल्यूज पुट करेंगे. QP की वैल्यू आ जाएगी -200 जूल. अब W कैलकुलेट कर लेते हैं. कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर W होगा -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस V1. V2 और V1 की वैल्यूज गिवन है. V2 हुआ 167.75 ml और V1 है 217.1 ml. इसलिए डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी 49.35 ml. W कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे एक्सटर्नल प्रेशर और डेल्टा V. डेल्टा V हमने ml में कैलकुलेट किया है, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके. तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 1 और डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी -49.35 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स. तो W मिल जाएगा 0.04935 लीटर एटमॉस्फेयर. और अगर हम इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर एटमॉस्फेयर को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करते हैं. इसलिए जूल्स में W की वैल्यू हो जाएगी 4.99 जूल्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 जूल्स. स्क्रीन पर जगह कम है, जो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें क्लीन कर लेते हैं, रब कर लेते हैं. अब फॉर्मूला जो यूज करना था हमें डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. Q की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की है -200 जूल्स और W हमने कैलकुलेट किया है 5 जूल्स. दोनों वैल्यूज पुट करेंगे. डेल्टा U मिल जाएगा -195 जूल्स. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू -x के बराबर हुई और हमें बतानी है x की वैल्यू, इसलिए x होगा 195 joules. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 4.0 liters of an ideal gas is allowed to expand isothermally into vacuum until the total volume is 2 liters. The amount of heat absorbed in this expansion is लीटर एटमॉस्फेयर में देना है आंसर. इसमें 4 लीटर आइडियल गैस दी हुई है और उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं इन वैक्यूम और उसका फाइनल वॉल्यूम है 2 लीटर. जब भी हम वैक्यूम में एक्सपैंड करते हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है. ऐसे एक्सपेंशन को हम कहेंगे फ्री एक्सपेंशन. तो फ्री एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर 0 हुआ और वर्क क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V होता है इसलिए W भी 0 हुआ. भी पिछले क्वेश्चन में आपने किया कि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा U इक्वल टू 0 होगा, इसलिए Q भी 0 होगा. तो ध्यान रखें आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा, W 0 होगा, Q भी 0 होगा और डेल्टा U भी 0 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When 5 moles of helium gas expand isothermally and reversibly at 300 Kelvin from 10 liters to 20 liters, the magnitude of the maximum work obtained is. आंसर जूल्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है. गिवन है R इक्वल टू 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल एंड log 2 इक्वल टू 0.3010. यहाँ पर 5 मोल्स हैं हीलियम गैस के जिनको आइसोथर्मली और रिवर्सिबली एक्सपैंड किया गया है 300 केल्विन पर. इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर्स और फाइनल वॉल्यूम 20 लीटर्स है. मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है जूल्स में. अब आप ये बात ध्यान रखें कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं W रिवर्सिबल इक्वल टू -2.303 nRT log in base 10 V2 डिवाइडेड बाय V1. यहाँ V2 है फाइनल वॉल्यूम और V1 है इनिशियल वॉल्यूम. सभी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, पुट कर देते हैं. नंबर ऑफ मोल्स है 5,
R की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, फाइनल वॉल्यूम है 20 लीटर्स और इनिशियल वॉल्यूम है 10 लीटर्स। कैलकुलेट करें, log 2 की वैल्यू भी गिवन है, तो log 20 डिवाइडेड बाय 10 log 2 आ जाएगा और उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0.3010, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर मिलेगा -8630 जूल्स। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।